हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। माँ को कौन रखेगा। शांति निवास में प्रॉपर्टी का बंटवारा तो हो गया, जिसके लिए सभी रजामंद थे, लेकिन एक बंटवारा होना भी बाकी था, माँ का। ये बहस इसलिए नहीं है कि कोई भी माँ को नहीं रखना चाहता, बल्कि यहाँ तो हर कोई माँ को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि शांति देवी का स्वभाव ही ऐसा है। अपने नाम की तरह वो भी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की महिला थी, जो हर किसी को बस प्यार बांटना जानती थी। और आज उसी प्यार को उम्र भर पाने के लिए सभी बेटे, बहुएं और बेटी दामाद उनको अपने पास रखने की बात कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, माँ जी तो हमारे साथ ही रहेंगी। इसके बदले आप लोगों को कुछ और हमारी जमीन का हिस्सा चाहिए तो ले लो, लेकिन माँ जी को मैं अपने साथ रखूंगी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। माँ जी, मैं पहली रसोई में क्या ही बनाऊं। मैंने तो कभी रसोई की शक्ल भी नहीं देखी थी। माँ ही सब करती थी, इसलिए खाना बनाना तो मुझे आता ही नहीं। बड़ी बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो इसमें घबराने की क्या बात है बेटी। बच्चे कौन सा माँ के पेट से सीख कर आते हैं, वो भी तो यहीं आकर सीखते हैं ना। और शादी के बाद तो लड़की का ससुराल में वैसे भी नया जन्म होता है, यहाँ सब कुछ अलग होता है। तो मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। ऐसे करके शांति देवी ने सारा खाना बना दिया। कुछ दिनों में उसने रजनी को सारा खाना बनाना सिखा दिया। अब ऐसी माँ जैसी प्यार करने वाली सास को कौन नहीं रखना चाहेगा, इसलिए माँ जी तो मेरे साथ ही रहेंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ जी तो मेरे साथ ही रहेंगी। तुम्हें पता है वरुण, मैं शादी से पहले हमेशा तुमसे एक ही बात करती थी कि मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने की आदत है और ये मैं शादी के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सच कहूं तो शादी के बाद जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी तो काफी घबराई हुई थी। ये ड्रेस तो काफी मॉडर्न है और ये मुझ पर काफी सूट भी कर रही है, लेकिन माँ जी ने कहीं कुछ कहा कि नई बहू है, सूट सलवार या साड़ी पहनकर ऑफिस जा, ये क्या बेढंगे से कपड़े पहने हुए हैं। वैसे कहती हैं तो कहती रही, मुझे क्या, मैंने तो वरुण को पहले ही सब बता दिया था। तभी शांति देवी की आवाज कोमल के कानों में पड़ती है। कोमल बहू। जी माँ जी। बहू तैयार हो गई ऑफिस के लिए, चल आजा, मैंने नाश्ता बना दिया और तेरा टिफिन भी पैक कर दिया है। और हाँ, साथ में फ्रूट्स और जूस भी रखा है, उसे खाना मत भूलना। काम के साथ खुद का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। अरे क्या हुआ बहू। माँ जी, आप गुस्सा नहीं हुई। गुस्सा? वो क्यों भला। वो मेरी ड्रेस। अरे हाँ, तेरी ड्रेस। तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं अभी आई। ये माँ जी पक्का डंडा लेने गई है मेरी पिटाई करने के लिए। आज तो तू गई कोमल, शादी के पहले दिन अपनी सास से पिटती हुई कैसी लगेगी तू। कुछ देर बाद शांति देवी काजल लेकर आती है और उसका टीका कोमल के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। और हाँ, इस वेस्टर्न ड्रेस के साथ तू वो क्या कहते हैं, हाँ, पेंसिल हिल पहन कर जा, वो बहुत अच्छी लगेगी। क्या हुआ बहू। अच्छा, अब समझी। बहू, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी मीरा और राधा है ना, वैसे ही मेरी बहुएं भी हैं। और जब मैंने उन्हें कभी ओढ़ने पहनने के लिए नहीं टोका, तो अपनी इन बेटियों को कैसे रोकूं। इंसान का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से झलकता है बेटी। उस रोज मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने ससुराल आई हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं एक घर की माँ को छोड़कर अपनी दूसरी माँ के घर आ गई हूँ। सच कहूँ तो इतने सालों में मुझे कभी अपने मायके जाने की याद भी नहीं आती, क्योंकि माँ का सारा प्यार मुझे माँ जी से मिल जाता है। मैं एक माँ को छोड़कर तो आ गई हूँ, लेकिन अब दूसरी माँ को नहीं छोड़ना चाहती। कोमल भाभी, रजनी भाभी, ननद जी, आप सभी जानते कि मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। माँ का प्यार क्या होता है ये मैंने कभी जाना ही नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो। अरे ये क्या सोनम बहू, तू ये दवाई क्यों खा रही है। माँ जी, क्या करूँ, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, अब गोली खाकर ही आराम मिलेगा। नहीं बेटी, इतनी गोली खाना ठीक बात नहीं, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तू इधर आ, मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। माँ जी आप। हाँ तो क्या हुआ, मैं तेरी माँ हूं ना, आजा मेरी गोद में अपना सर रख, मैं मालिश कर दूं। फिर शांति देवी उसके सर पर प्यार से तेल डालकर मालिश करती हैं, और ऐसा करते करते कब सोनम को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और शांति देवी तब तक वहीं बैठी रही जब तक वो नींद से जाग नहीं गई। 3 घंटे बाद। माँ जी, ये क्या, मैं तब से आपकी गोद में सर रख कर ही सो रही थी और आप तब से ऐसे ही बैठी रही, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं।
आपको कितनी तकलीफ हुई होगी एक ही पोजीशन में इतनी देर तक बैठने में। बहू, कोई बच्चा माँ की गोद में सो रहा हो तो क्या भला माँ को कभी तकलीफ हो सकती है? उसे तो बल्कि सुख मिलता है अपने बच्चे को चैन की नींद सोता देख। माँ का सुख क्या होता है वो तो मैंने माँ जी से मिलकर जाना। मैं बड़ी खुश नसीब थी जो माँ ने मुझे अनाथ को बहू के रूप में चुना और मुझे माँ का प्यार दिया। मैं बचपन में माँ को खो चुकी हूँ, अब फिर से नहीं खोना चाहती, इसलिए उनको मेरे साथ रहने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है सोनम, माँ की जरूरत हमें भी उतनी ही है जितनी तुम सबको। मुझे आज भी याद है वो दिन। माँ, इनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने ना जाने क्या क्या परहेज बताए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू घबरा मत मेरी बच्ची, मैं अभी आती हूँ। शांति देवी झट से अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंच गई और वहीं रहकर आरव की देखभाल करने लगी। मैं जानती हूँ कि समधी समधन जी गांव में रहते हैं और वे बेचारे तो खुद ही बुजुर्ग हो गए हैं, वो इतनी दूर नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रहकर अपने बेटे की देखभाल करूंगी। मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा राधा। लाइए मैं आपके पैर की मालिश कर दूं। तू रहने दे बेटी, ला मैं कर देती हूँ। माँ जी आप नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं। तो क्या हुआ बेटा? माँ कहते हो लेकिन माँ होने का फर्ज नहीं निभाने देते। शांति देवी ने अपने दामाद के पैरों में मालिश की, साथ ही उसके लिए दलिया, खिचड़ी, हल्दी वाला दूध कुछ न कुछ बनाकर देती रहती। माँ जी को तो हम ही लेकर जाएंगे अपने साथ। हाँ, माँ हमारे साथ ही जाएगी। माँ जी ने मेरे बुरे वक्त में जो मेरा साथ दिया वो दिन मुझे याद है। चल निकल इस ऑफिस से, अब तेरी यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने किसी और को नौकरी पर रख लिया है। लेकिन ऐसे कैसे सेठ, अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? निशांत काफी निराश हो जाता है। तब शांति देवी उसके घर आती है और अपने गहने उसे देते हुए कहती हैं, निशांत बेटा, इन जेवर से तू अपना काम शुरू कर। मैं जानती हूँ तुझ में काबिलियत है, अब मेरे बेटे को किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। निशांत ने खुद का कपड़ों का व्यापार शुरू किया जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ और कुछ समय बाद उसने शांति देवी और अपनी पत्नी के गिरवी रखे गहने भी छुड़वा लिए और उनको वापस कर दिए। माँ जी ने उस वक्त एक माँ बनकर मेरा साथ दिया और आज उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब ये डिसाइड तो नहीं हो पा रहा कि माँ को कौन रखेगा, इसीलिए हम एक पर्ची डालेंगे जिसे सब बारी बारी से उठाएंगे। जिसकी पर्ची में माँ शब्द लिखा होगा वही उन्हीं के साथ रहेगा। उन्होंने एक एक कर पर्ची उठानी शुरू की, लेकिन सिर्फ अंशुल की पर्ची में वो नाम आया। सो ये डिसाइड हो गया कि माँ मेरे साथ रहेगी। नहीं, ये चीटिंग है अंशुल, तुमने जानबूझकर वो पर्ची उठाई क्योंकि तुम्हें पता था माँ उसमें ही लिखा है। तभी अंदर कमरे से शांति देवी बाहर आती हैं। नहीं बच्चों, मेरे पति ने इतना सक्षम बना रखा है मुझे कि मैं अकेले भी उनके बनाए हुए घर में रह सकती हूँ। उनकी यादें मेरे साथ रहेंगी। तुम सब अपना अपना परिवार संभालो, जिसको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके लिए आऊंगी। भले ही घर अलग हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम सबके साथ तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगी। तुम सभी मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती है। अब तुम सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ हमेशा रहेगा। मोहन और सीमा बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। मोहन मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। सीमा ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। मोहन और सीमा को एक बेटा हुआ और उसका नाम मोनू रखा। देखो जी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश हैं। मोहन एक दिन काम से लौटते वक्त मोनू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। लॉकेट में मोहन, सीमा और मोनू की प्यारी छवि है। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट मोनू के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर मोनू के पास रहेगा। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे सीमा, तुम इसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। सीमा लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा।
मुन्ना करे तमाशा। ऐसे ही दिन भी बीतते रहे। मोनू थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मोनू ने मेले में घूमने जाने की जिद पकड़ ली। दुर्गा माँ के मंडप के पास मेला लगा था। महेश और सीमा मोनू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। सीमा भागो, आग लग गई है। आप मोनू को छोड़िएगा मत। सभी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है। मोनू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में सीमा और मोहन मोनू को सुन नहीं पाए। भीड़ से दूर जाकर वो मोनू को ढूंढने लगे। अरे मोनू कहाँ गया? मोनू, आपने मेरे मोनू का हाथ छोड़ दिया। अरे इतनी भीड़ में कब और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ढूंढो उसे। मोनू, मोनू, मेरा मोनू। दोनों ने मिलकर मोनू को बहुत ढूंढा, मगर मोनू नहीं मिला। मोहन और सीमा रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से दोनों को संतान प्राप्ति हुई थी। घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। सीमा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा मोनू वापस चाहिए। मुझे मेरा मोनू ला दो। मेरा मोनू ला दो मुझे। ठीक है सीमा, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोनू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर मोहन घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर मोनू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मोहन को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा वो घर आया। सीमा रो रही थी। मोहन को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी, मेरा मोनू कहीं मिला? नहीं सीमा, मैंने सब जगह ढूंढा पर मोनू कहीं भी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। मेरा मोनू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा मोनू वापस आएगा। आज ये वचन देता हूँ, मैं मोनू को तुम्हारी गोद में ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अगले दिन से मोहन बस मोनू को ढूंढता रहा और सीमा घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से मोहन का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर सीमा पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही ना मिले तो वो मोनू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीरों के घर नौकरी शुरू की। उन घरों में मोहन घर की साफ सफाई करने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम करता रहा और सरला उन घरों में खाना बनाने लगी। काम के बाद बचे हुए समय में मोनू की खोज में दोनों बस इधर उधर भागते रहे। देखना सीमा, मोनू एक दिन जरूर मिलेगा। बस उसे एक बार देख लो इन आंखों से। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ। ऐसे ही 25 साल बीत गए, मगर मोनू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में मोहन और सीमा बहुत सारे घरों में काम कर चुके हैं। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर में एक अभिषेक नाम का आदमी आया है। उसकी उम्र तो बस 30 साल है, मगर उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मोहन और सीमा उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक। हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम दोनों काम कर पाओगे क्या? इतनी उम्र जो हो गई है। अभिषेक की पत्नी का नाम ऋतु है। ऋतु वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन और सीमा को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। मोहन घर साफ करता है और सीमा खाना बनाने में लग जाती है। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर चल। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से कर, ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? मोहन चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर सीमा खाना बना लेती है। अभिषेक और ऋतु दोनों खाने के लिए बैठते हैं। सीमा दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। अभिषेक पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। अरे ये क्या हुआ अभिषेक? क्या हुआ मालिक? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना? ये कैसे हो सकता है? सीमा ने तो पहली बार खाना बनाया है इस घर में। हाँ वो बात तो है, पता नहीं, ये मेरा भ्रम हो सकता है।
दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी मोहन गलती से कांच का बर्तन जमीन पर गिरा देता है और वो टूट जाता है। रितु बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया इस बूढ़े ने, इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। गलती? इस घर में गलती की कोई माफी नहीं है। तभी अभिषेक एक छड़ी लाता है और मोहन को मारने लगता है। सीमा भाग कर आती है और अभिषेक के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए मालिक, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बहाना शुरू, मैंने तभी बोला था कि इन दोनों को निकाल दो, अब भुगतो। आप मुझे मारिए मालिक, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ तुझे भी मारूंगी, मार खाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे। रितु तभी एक छड़ी लाती है और सीमा को मारने लगती है। दोनों चिल्लाते हैं। मारने के बाद अभिषेक और रितु अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में सीमा और मोहन रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को अभिषेक अपने कमरे में चिल्ला रहा है, माँ मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी सीमा अभिषेक के कमरे के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। तभी रितु दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ इतनी रात को? मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पाई। अभिषेक को बीमारी है, उसको कभी कभी नींद नहीं आती, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं। सीमा अभिषेक के पास जाती है और लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अभिषेक तुरंत सो जाता है। रितु को आश्चर्य होता है, लेकिन सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए निकलता है। उसके ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो हड़बड़ी में घर से निकलता है और बिना इधर उधर देखे रास्ता पार करता है। पर तभी रास्ते में गाड़ी आकर उसे धक्का मार देती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। रितु, सीमा और मोहन दौड़कर उसके पास जाते हैं। तीनों मिलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी मोहन और सीमा देखते हैं कि अभिषेक के गले में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जिसे मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। मोहन और सीमा उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो अभिषेक के पास बचपन से है। वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। अभिषेक से ही सुना है मैंने। मेले में आग लगने के कारण दौड़ते हुए वो गिर गया था और उसके पापा से उसका हाथ छूट गया था। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद जब वो मेले के पास बैठकर रो रहा था, तब किसी अनाथ आश्रम के मालिक ने उसे देखा और उसे अपने साथ लेकर गए। अभिषेक ने अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने बाहर चला गया। बचपन से ये लॉकेट उसके पास है। ये सुनकर मोहन और सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में ये वही लॉकेट है जो मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। अभिषेक असल में उनका मोनू है। वो तुरंत मोनू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है हमें। उसको फिर से हमसे अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और अभिषेक यानी मोनू को ठीक कर देती है। मोनू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है कि क्यों सीमा का बनाया हुआ खाना जाना पहचाना लग रहा था, क्यों सीमा की लोरी सुनकर वो सो गया था। वो मोहन और सीमा पर किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? ये बोलकर मोहन और सीमा अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। रितु भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।